बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की बेस जो है, टोटल 3 लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के, आपके सिलेबस में 2 हैं। पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा सेकंड लॉ, और थर्ड जो है वो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसको ज़ीरोथ लॉ क्यों कहते हैं, वो क्या होता है, ये मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले आपने एक पॉइंट ये लिख लेना है फर्स्ट लॉ के बारे में, जो बुक में मेंशन शायद नहीं है, कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इट इज़ द थर्मोडायनेमिक वर्जन कहते हैं टाइप को ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वर्जन थर्मोडायनेमिक वर्जन है। थर्मोडायनेमिक्स में ये उसकी स्टेटमेंट कह लें। कैसे स्टेटमेंट है उसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। आप सोचें कि जब भी हीट ऐड करते हैं किसी सिस्टम में, फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में गैस है, क्लोज्ड कंटेनर। थर्मोडायनेमिक्स जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, तब एनर्जी कंजर्व रहेगी। फ़र्ज़ कर लें किसी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं और आप उस गैस को हीट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो व्हेन हीट इज़ एडेड टू अ सिस्टम देयर इज़ एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। आपको याद होगा, मैं आपको पिछले 2-3 लेक्चर से ये कह रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहाँ पे भी बात आए ना कि इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, वहाँ आप समझ जाएं कि टेम्परेचर बढ़ा है, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, अब सोचें जब आपने हीट नहीं दी थी तो इस सिस्टम की पहले भी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी U1, और आपने लेट से 100 जूल हीट ऐड की सिस्टम में, तो हीट ऐड करने से कुछ टेम्परेचर बढ़ गया होगा इस गैस का, और उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ के क्या हो जाएगी, U2। आपको शायद ये भी याद हो, हमने इंटरनल एनर्जी वाले आर्टिकल में डिस्कस किया था कि इंटरनल एनर्जी की असल वैल्यू ना तो मालूम की जा सकती है और ना ही वो इम्पॉर्टेंट है। आपके अंदर इस वक्त कितनी एनर्जी है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना नामुमकिन है। हाँ, अगर आप एक अंडा खाते हैं, अंडे में फ़र्ज़ कर ले 100 कैलोरीज़ एनर्जी है, तो इसका मतलब एक अंडा खाने के बाद आपकी जितनी भी एनर्जी पहले थी उसमें 100 कैलोरीज़ का चेंज आ गया। तो चेंज आपको पता लग गया कितना आया, पर इसके अंडा खाने से पहले कितनी थी नहीं पता। अंडा खाने के बाद अब हो कितनी गई है, कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि आप उसे कैलकुलेट कर सके। तो इट इज़ अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड विच कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, यही आपने बात यहाँ समझनी है। तो कहते हैं जी, व्हेन हीट इज़ एडेड टू अ सिस्टम देयर इज एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर और चेंज इन द स्टेट। स्टेट क्या, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। वॉल्यूम क्यों चेंज हो सकता है, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, खुद सोचें, वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे पिस्टन पे ऊपर की जानिब, ऊपर की तरफ प्रेशर अप्लाई होगा और पिस्टन क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव कर जाएगा, और ऊपर मूव करने से क्या होगा, वॉल्यूम में इजाफा, ये चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, ये वाला जो है। और ये वर्क भी होगा, और वर्क को हम कैसे, वो पिछले आर्टिकल में हम पढ़ भी चुके थे उसका फार्मूला, हीट एंड वर्क वाले आर्टिकल में। ये देखें, W=P∆V, हमारा प्रीवियस आर्टिकल यही था। ठीक है, चलें, तो बात हो रही थी जी कि ये चेंजेस आ सकते, प्रेशर में चेंज आएगा क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये भी हमने पीछे डिराइव किया था रिलेशन, अगर याद है तो। अच्छा, वॉल्यूम तब बढ़ेगा अगर आप उसको, जो पिस्टन है वो मूवेबल पिस्टन लगाए, मूव करने की इजाज़त दें। कई फिक्स्ड होते हैं ना, जैसे जिस कमरे में आप बैठे हैं इसकी चारों दीवारें फिक्स हैं, कोई पिस्टन नहीं है, गैस का वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता अगर क्लोज्ड रूम है। अच्छा, कहते हैं इफ़ एट द सेम टाइम a substance is allowed to do work on its environment
बाय एक्सपेंशन, फैलाव के ज़रिए अगर वो वर्क कर सकते, पिस्टन मूव कर सके, तो द हीट क्यू रिक्वायर्ड, जो हीट आप देंगे, विल बी हीट नेसेसरी। अच्छा जी, क्या बात हो रही थी कि जो हीट आप देंगे वो क्या करेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी, मैं फिर बाबा कह रहा हूँ, जहाँ इंटरनल एनर्जी का वर्ड आ जाए टेम्परेचर जहन में ले आए, यानी कुछ हीट टेम्परेचर बढ़ाने में लग जाएगी ऑफ द सब्सटेंस फ्राम U1 टू द फर्स्ट स्टेट U2। अच्छा, U1 इन द फर्स्ट स्टेट, पहली स्टेट में इसकी इंटरनल एनर्जी U1 थी, और दूसरी स्टेट जहाँ वो अब गर्म होने के बाद स्टेट चेंज होगी, U2 इन द सेकेंड स्टेट, प्लस द वर्क डन ऑन द एनवायरनमेंट। मतलब क्या है इसका, क्या आपने 100 जॉल हीट दी, फ़र्ज़ कर ले उसमें से 70 जॉल हीट उसका टेम्परेचर बढ़ाने में लगी, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और बाकी की जो 30 जॉल हीट है वो वर्क करने में लगी, यानी पिस्टन को अपवर्ड मूव करवाने में लग गई। ये दो काम होंगे। सोचे अगर पिस्टन फिक्स होता, ठीक है, तो फिर सारी की सारी इंटरनल जो हीट है वो एक ही काम करती, टेम्परेचर बढ़ाती। तो इसलिए जो फर्स्ट लॉ की फॉर्म है वो क्या है, Q इज़ इक्वल टू U2 माइनस U1, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, प्लस W। ठीक है, यानी जितनी आप हीट देंगे उसमें से कुछ हिस्सा, और अमूमन बड़ा हिस्सा, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने में लग जाता है और कुछ वर्क होता है। दस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, U2 माइनस U1 इज़ डिफाइंड एज Q माइनस W। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने पता करना ना कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया, हमने इक्वेशन लिखी Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। जैसे कि मैंने कहा, अगर 100 जॉल हीट दी है, जितनी हीट दी उतनी वो काम भी आ गई, कुछ 70 जॉल इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और 30 जॉल वर्क करने में, ऐसे ही था ना। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें आपको नहीं पता चला जी कितनी एनर्जी जो है वो उसकी बढ़ी, तो आपने हीट दी है, वो आपको पता है, हीट में से वर्क माइनस कर दें तो वो क्या बच जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। 100 जॉल अगर आपने हीट दी और 30 जॉल उसमें से वर्क हुआ है, तो बाकी की जो 70 जॉल हीट है वो लाजमन इंटरनल एनर्जी के तौर पे ऐड हो गई सिस्टम में। इंटरनल एनर्जी में ऐड होने का मतलब क्या है कि जो गैस मालिक्यूल्स थे उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है उनका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, अब वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो है वो आइडियल गैस के केस में सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। हमने पढ़ा था ना, पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस के लिए ज़ीरो होती। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब कि गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, अब गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा शिद्दत से मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट की तरफ। कहते हैं सिंस इट इज़ द सेम फॉर ऑल प्रोसेसेस कंसर्निंग द स्टेट, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दस कैन बी स्टेटेड एज, स्टेटमेंट्स होने इसकी, इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, किसी भी उस प्रोसेस में जहाँ थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही हो एक जगह से दूसरी जगह और एक फार्म से दूसरी फार्म, हर उस प्रोसेस में व्हेन हीट Q, लेट से ये 100 जॉल, बाद में मिसाल दे रहा हूँ, जितनी हीट आप ऐड करते हैं इज़ एडेड टू अ सिस्टम, दिस एनर्जी अपीयर, ये किस फॉर्म में ज़ाहिर होगी, एज एन इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U। जैसे मैंने कहा कि 70 जॉल इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, स्टोर्ड इन द सिस्टम, प्लस वर्क डन 30 जॉल वर्क होगा बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग में पिस्टन था, पिस्टन पे प्रेशर लगा, पिस्टन आउटवर्ड मूव किया। अब ये भी कह सकते हैं कि जो सराउंडिंग गैस मालिक्यूल थे, जो बाहर की गैस मालिक्यूल थे, उस पर वर्क हुआ है। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। साइंटिस्ट है रडल्फ क्लासियस, ये साइंटिस्ट जिसने ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ये स्टेटमेंट पेश की, प्रॉपर स्टेटमेंट। इसका आगे नाम भी कहीं आएगा, तो और भी इसका काम है, इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, एग्ज़ाम्पल इसकी जो है वो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं बाईसाइकिल पंप की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। अब तो बाईसाइकिल पंप जो है वो इतने कॉमन नहीं है,
वो मोटर शोटर लगाई होती है और हवा जो है पाइप लगाया, मोटर चलाई, हवा भर दी। पहले बाईसाइकिल पंप लोगों ने घरों में भी रखा होता था, और ये बाहर जो मोटरसाइकिल साइकिल वाले हैं, शॉप्स हैं सही करने वाले, मैकेनिक्स वगैरह, इन्होंने भी पास रखा होता था। ये बाईसाइकिल पंप उन्होंने दिखाया, कोई ख़ास अच्छी डायग्राम तो नहीं नज़र आ रही होगी। खैर, अगर आप में से किसी बच्चे ने बाईसाइकिल पंप जो है वो यूज़ किया हुआ है, मैं देखता हूँ यहाँ मुझे कोई डायग्राम मिल जाए। एक मिनट ज़रा। अच्छा, ये देखिए बाईसाइकिल पंप जो है, ये नेट से मैंने पिक्चर ली है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब ये जो बाईसाइकिल पंप है, इसमें ये ऊपर हैंडल है, ऊपर ब्लैक से हैंडल देखते हैं सबसे ऊपर, इसको ऊपर नीचे प्रेस करते थे पिस्टन टाइप, और ये जनाब अंदर मौजूद गैस जो थी वो इस नीचे एक देख रहे हैं, नीचे जो एक नोज़ल सी है, इस नोज़ल के ज़रिए टायर में हवा भरते थे। ठीक है, जैसे ये बाईसाइकिल पंप है, साइकिल, गाड़ी, किसी भी चीज़ में, फुटबॉल वगैरह में हवा भरते थे। इस तरह के बाईसाइकिल पंप होते थे। इसकी जो आउटलेट है, आउटलेट का मतलब जिस सुराख से हवा बाहर जानी, उसको इन्होंने क्लोज़ किया है ताकि हवा बाहर ना जाए, कंप्रेस हो सके। और आगे मिली वोल्ट मीटर लगाया है, और थर्मोकपल। थर्मोकपल दो डिफरेंट मटेरियल की वायर्स होती हैं जो कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में या इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करती हैं। थर्मोकपल कहते हैं उसको, हीट को इलेक्ट्रिक वोल्टेज में कन्वर्ट करना। कहते हैं जी बाईसाइकिल पंप का जो आउटलेट है, जहाँ से हवा बाहर जानी थी, उसको ब्लॉक कर दें आउटलेट को, और आगे ये मिली वोल्ट मीटर लगा दें, थर्मोकपल के साथ मिली वोल्ट मीटर। अब जब आप बाईसाइकिल पंप को पुश इन एंड आउट करेंगे ना, बार बार दबाएंगे, तो गैस मालिक्यूल कंप्रेस होकर गर्म हो जाएंगे। जैसे हाथों को रगड़ें, अगर आप आहिस्ता रगड़ेंगे तो हीट कम प्रोड्यूस होगी, अगर तेज़ रगड़ेंगे तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो बाईसाइकिल पंप को भी अगर तेज़ से आप पुश करें तो उसके अंदर गैस जो है वो कंप्रेस होकर हीट अप हो जाएगी। जो हीट पैदा होगी, थर्मोकपल उसको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, और फिर उस इलेक्ट्रिकल वोल्टेज से वो मिली वोल्ट मीटर एक रीडिंग देगा आपको। तो देखते हैं एग्जांपल में क्या कहते हैं। बाईसाइकिल पंप प्रोवाइड्स अ गुड एग्जांपल व्हेन वी पंप ऑन द हैंडल रैपिडली, इट बिकम्स हॉट ड्यू टू मैकेनिकल वर्क डन ऑन द गैस। आप गैस पे जो कंप्रेशन के लिए वर्क करते हैं ना, कंप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, तो उससे ये इसका टेम्परेचर रेज हो जाता है, रेजिंग देयर बाय इट्स इंटरनल एनर्जी। और जब भी इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। वन सच अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर। इट कंसिस्ट ऑफ अ बाईसाइकिल पंप विद ब्लॉक्ड आउटलेट, जहाँ से हवा बाहर जानी थी उसको आपने बंद किया है। अ थर्मोकपल जो कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, किस में, हीट को वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। कनेक्टेड थ्रू द ब्लॉक्ड आउटलेट अलोज द एयर टेम्परेचर टू बी मॉनिटर। मॉनिटर ध्यान रखना या मेजर करना, किस तरीके से मेजर करता है, वोल्टेज के ज़रिए। जितनी हीट ज़्यादा पैदा होगी उतना वोल्टेज भी ज़्यादा पैदा होगा। व्हेन पिस्टन इज़ रैपिडली पुश्ड, थर्मामीटर शोज़ आ टेम्परेचर राइज। थर्मामीटर भी लगा दें जो ये बताएगा टेम्परेचर बढ़ गया, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर, जो अंदर हवा है। द पुश फोर्स डज वर्क ऑन द एयर। वो टेम्परेचर क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने जो पुश किया था, जो वर्क किया था, उससे हीट पैदा हुई और इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, विच इज़ शोन बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द एयर, जो कि हवा में टेम्परेचर की इजाफे की सूरत में ज़ाहिर होता है। अच्छा, पता है इस केस में आपने हीट ऐड नहीं की, तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें ना, जो ऊपर वाली है इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन पता क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी कि आपने इस प्रोसेस में जो बाईसाइकिल पंप है, हीट प्रोड्यूस की है, ऐड नहीं की। ये वो हीट होती है विच इज़ एडिड इन द सिस्टम, जो सिस्टम में ऐड करते हैं। क्योंकि आपने हीट ऐड कोई नहीं की, इसका मतलब हीट ज़ीरो है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की फॉर्म ये हो जाएगी, ये वाली फर्स्ट लॉ ही अप्लाई किया है इस एग्जांपल में, लेकिन ये फॉर्म, क्योंकि हीट तो आपने ऐड नहीं की, खुद प्रोड्यूस की है। ये माइनस डब्ल्यू का क्या मतलब है, माइनस डब्ल्यू का बताएं। आपने गैस को कंप्रेस किया ना, आपने सिस्टम पर वर्क किया है, और सिस्टम पर जो वर्क होता है वो क्या है, नेगेटिव। जैसे कि ऊपर देखें, आप जो सिस्टम पे वर्क करते हैं, एरो इनवर्ट का मतलब सिस्टम पर वर्क हो रहा है, वो नेगेटिव है। अगर सिस्टम वर्क करे तो वो पॉजिटिव है।
बाइसाइकिल पंप की केस में आपने वर्क किया है, ठीक है। द पुश फोर्स डज वर्क ऑन द एयर, ये जो पैराग्राफ में ये लाइन डिले करने लगा ये देखिएगा कि द पुश फोर्स, आपने जो पुश किया बाइसाइकिल पंप के पिस्टन को, वर्क डज वर्क ऑन द एयर, तो वर्क डन ऑन द एयर वो क्या होगा, नेगेटिव, देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स इंटर। अच्छा, वर्क नेगेटिव है इसलिए वो माइनस के साथ लिखा है, और डेल्टा यू ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में इजाफा हुआ है। समझ रहे हैं बात, इंटरनल एनर्जी में इजाफा हुआ है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही अप्लाई किया हमने यहाँ पे, विच इज़ शोन बाय द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एयर। नेक्स्ट एग्जांपल है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की, ये बायो वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी पता होगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है उसको आगे डिफाइन भी कर रहा है वो, आगे बुक में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस विद इन अ ह्यूमन बॉडी। खैर कहते हैं ह्यूमन मेटाबॉलिज्म आल्सो प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स डू वर्क, वो वर्क करते हैं जब व्हेन दे वॉक, रन और मूव हैवी ऑब्जेक्ट। आप सारा दिन काम करते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो वर्क करते हैं। इस वर्क के लिए आपको क्या रिक्वायर होती है, एनर्जी, और वो एनर्जी आप कैसे लेते हैं, खाना खा के। अच्छा, जब आप खाना खाते हैं तो आप में एनर्जी ऐड हो जाती है जिसमें से आप वर्क करते हैं। सारा दिन जो वर्क करते रहते हैं उसकी वजह से फिर आपकी एनर्जी अल्टीमेटली कम हो जाती है, जिसको मेंटेन करने के लिए, एनर्जी बहाल करने के लिए फिर से खाना खाता है बंदा। एनर्जी ड्रिंक्स ले लिए, फ्रूट्स खा लिए, खाना खा लिए। कहते हैं वर्क रिक्वायर्स एनर्जी, वर्क करने के लिए एनर्जी दरकार है। एनर्जी इज़ आल्सो नीडेड फॉर ग्रोथ, पल्ले भरने के लिए, टू मेक न्यू सेल्स एंड टू रिप्लेस ओल्ड सेल्स दैट हैव डाइड। कभी हमने देखा है बच्चों को फटाफट हजम हो जाता है खाना, क्योंकि ग्रोथ हो रही होती है साथ, और 25-30 साल के बाद ग्रोथ बंद हो जाती है, 25 साल 20 साल के बाद स्लो हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, और फिर इसलिए खाना जल्दी हजम नहीं है, वो सीन नहीं रहता जो पहले जवानी में होता है ना, यंगस्टर्स में। एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस, ये मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करने लगा। एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेसेस दैट अकर विद इन एन ऑर्गेनिज्म आर नेम्ड एज मेटाबॉलिज्म। वी कैन अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू। मेन फॉर्म क्या थी, इनिशियल फॉर्म क्या थी, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ से उन्होंने डेल्टा यू का फार्मूला बना दिया। इसका मतलब ये है क्यू हीट। अच्छा, हम कैसे हीट लेते हैं, आपको पता है, जितना भी खाना हम खाते हैं उसका जब होता है तो मेटाबॉलिज्म के ज़रिए वो उससे हीट जनरेट होती है। आपने कभी ये नोट किया, मेरे साथ बिलखसूस ऐसा कई बंदों के साथ कम है, कईयों के साथ ज़्यादा। गर्मी में कभी देखिएगा कि जब खाना खा रहे हों तो उनको पसीना आ जाता है। इसका ये मतलब नहीं बड़ा जनाब वो मेहनत से काम कर रहे हैं, मेहनत से खाना खा रहे, नहीं। ये जो खुराक की तोड़ फोड़ होती है ना, इससे भी हीट रिलीज़ होती है। आपने शायद ये भी कभी सुना हो कि खाना खाते ही नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, खाने की तोड़ फोड़, जैसे चक्की काम करती है ना, ऐसे आपका मैदा काम करता है, तो तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, जिस्म गर्म हो जाता है, और उस वक्त ठंडे पानी से नहाने से बड़े मसाइल आ सकते हैं, जोड़ों की दर्दें शर्दें और ये वो। तो खैर कहते हैं वी कैन अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू एन ऑर्गेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वर्क डब्ल्यू डन विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। खाना खाने से क्या होगा, हीट पैदा होगी और आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। जब आप वर्क करेंगे तो उससे आपकी इंटरनल, आपके अंदर की एनर्जी फिर कम हो जाएगी। वर्क करने के बाद सारा दिन काम करें हाँ तो एनर्जी डाउन नहीं हो जाती, और उसको मेंटेन करने के लिए फिर से आप खाना खाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द बॉडी टेम्परेचर और इन अदर वर्ड इंटरनल एनर्जी इज़ मेंटेन्ड बाय द फूड वी ईट। यानी अपनी एनर्जी, और वो एनर्जी को भी बाबा क्या करे, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप फिर खाना खाते हैं। खाना खाने से टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा, दोबारा सुने। जब आप खाना खाते हैं उसकी तोड़ फोड़ होती है, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होता है, सब डिवाइड होता है, इससे हीट रिलीज़ होती है। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी आप कहते हैं। और हीट रिलीज़ होने से आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है जी, इसको दोबारा से सुनिएगा, और जो पॉइंट समझ ना आए वो क्वेश्चन सोच के रखें, और इंशाल्लाह मंडे से हम ना लाइव लेक्चर में भी आ जाएंगे। मैं लाइव भी पढ़ाऊँगा और रिकॉर्डेड लेक्चर भी यूट्यूब पे मौजूद रहेंगे। ये वीक ज़रा थोड़ा सा बिजी है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर से गुजारा करें। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।